अस्सलामुअलैकुम, वेलकम एवरीवन। आज हमारा कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 का लेक्चर नंबर 40 है और आज के लेक्चर में हमने ऑर्डर नंबर 1 के जो रूल नंबर 3, 4 एंड 5 हैं, आज के लेक्चर में हमने इन्हें डिस्कस करना है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ऑर्डर 1 एंड 2 को डिस्कस किया था। उस लेक्चर की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मौजूद है, तो आप उसे देख सकते हैं अगर आपने रूल नंबर 1 और 2 को देखना है। ठीक है, तो आज के लेक्चर शुरू करते हैं। तो जो रूल नंबर 3 है वो किस हवाले से है, ज्वाइंटर ऑफ डिफेंडेंट्स, जो कि आज का हमारा मेन टॉपिक है। रूल नंबर 1 ज्वाइंटर ऑफ प्लेंटिफ्स की बात करता है और रूल नंबर 3 ज्वाइंटर ऑफ डिफेंडेंट्स की बात करता है। और रूल नंबर 4 किस हवाले से है, कोर्ट की जजमेंट के हवाले से, कि जब ज्वाइंटर ऑफ प्लेंटिफ होता है या ज्वाइंटर ऑफ डिफेंडेंट्स होता है तो कोर्ट की जजमेंट के हवाले से रूल नंबर 4। और रूल नंबर 5 की हेडिंग क्या है, डिफेंडेंट नीड नॉट टू बी इंटरेस्टेड इन ऑल द रिलीफ क्लेम। इन तीनों को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रूल नंबर 3 को, ज्वाइंटर ऑफ डिफेंडेंट्स के हवाले से। तो जो रूल नंबर 3 है इसके फीचर्स सेम उसी तरह है जैसे कि रूल नंबर 1 के हैं। रूल नंबर 1 इज रिगार्डिंग प्लेंटिफ्स एंड रूल नंबर 3 इज रिगार्डिंग डिफेंडेंट्स। बाकी तमाम बातें जो है इनके अंदर बिल्कुल सेम है। ठीक है, जैसे रूल नंबर 1 एक परमिसिव रूल है, रिस्ट्रिक्ट नहीं करता, इसी तरह जो रूल नंबर 3 ये भी बाय इट्स नेचर एक परमिशन ग्रांट करता है। सेवरल पर्संस को को डिफेंडेंट बनाया जा सकता है। दिस इज एन इनेबलिंग रूल, इनेबल करता है, रिस्ट्रिक्ट नहीं करता। ठीक है, और इसके अलावा जो कंडीशंस बताई हुई है रूल नंबर 3 के अंदर सेम वैसी हैं जैसे कि रूल नंबर 1 के अंदर ज्वाइंटर ऑफ प्लेंटिफ्स के हवाले से हैं। और इन दोनों रूल्स का जो पर्पज़ है, रूल नंबर 1 और रूल नंबर 3, इन दोनों का पर्पज़ क्या है, ताकि मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स को अवॉइड किया जाए। जो चीज़ें एक सूट के अंदर हासिल हो सकती हैं तो फिर अलग-अलग सूट्स फाइल ना किए जाएं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, टू अवॉइड मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स, रूल नंबर 1 का भी और रूल नंबर 3 का भी। ठीक, फिर इसके बाद हम रूल नंबर 3 के पहले जो बेयर एक्ट की लैंग्वेज उसे पढ़ते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर रूल नंबर 1 की जो बेयर एक्ट की लैंग्वेज उसे इन डिटेल इन डेप्थ डिस्कस किया था। अगर वो आपको ठीक से समझ आती है तो आप रूल नंबर 3 की जो लैंग्वेज उसे आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो रूल नंबर 3 की हेडिंग क्या है, हु मे बी ज्वाइन एज डिफेंडेंट्स, के डिफेंडेंट्स के तौर पे किस किस को ज्वाइन किया जा सकता है। तो लैंग्वेज क्या है, ऑल पर्सनस मे बी ज्वाइन एज डिफेंडेंट्स, तमाम लोगों को ज्वाइन किया जा सकता है डिफेंडेंट्स के तौर पे। अगेंस्ट होम एनी राइट टू रिलीफ इन रिस्पेक्ट ऑफ और अराइजिंग आउट ऑफ द सेम एक्ट और ट्रांजेक्शन और सीरीज ऑफ एक्ट्स और ट्रांजेक्शन इज एलिजिड टू एग्जिस्ट, जिनके अगेंस्ट को राइट टू रिलीफ, जिनके अगेंस्ट कोई राइट टू रिलीफ एग्जिस्ट करता है। किस तरह, सेम एक्ट या सेम ट्रांजेक्शन वगैरह से। और राइट टू रिलीफ किस तरह है, चाहे वो ज्वाइंटली है, चाहे सेवरली है, अलग-अलग है, या फिर अल्टरनेट में है। वेयर इफ सेपरेट सूट्स वर ब्राउट अगेंस्ट सच पर्सन्स, कि अगर उन लोगों के खिलाफ सेपरेट सूट्स फाइल किए जाएं, एनी कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट विल अराइज, कोई भी एक किस्म का क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट अगर उन तमाम सूट्स के अंदर होता है तो फिर क्या किया जा सकता है, ऐसे लोगों को, ऐसे डिफेंडेंट्स को एक ही सूट के अंदर को डिफेंडेंट्स बनाया जा सकता है। ठीक है, ठीक है, तो ये तो होगी रूल नंबर 3 की बैरक की लैंग्वेज। अब जो रूल नंबर 3 के अंदर जो प्रिंसिपल बताया हुआ इसको हम इन डिटेल डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो रूल नंबर 3 के अंदर जो को डिफेंडेंट्स बनाने का जो तरीकाकार बताया हुआ, ये चीज़ आप जहन में रखें। जैसे को प्लेंटिफ्स के बारे में था, सेम उसी तरह को डिफेंडेंट्स के हवाले से भी। ठीक है, तो ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि जो तमाम के तमाम डिफेंडेंट्स होंगे को डिफेंडेंट्स होंगे। को डिफेंडेंट्स किसे कहते हैं, जब एक सूट के अंदर एक से ज़्यादा डिफेंडेंट्स बनाए जाएंगे तो वो सब आपस में क्या कहलाते हैं, को डिफेंडेंट्स। ठीक है, तो ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि जो तमाम को डिफेंडेंट्स हैं वो पूरे के पूरे सूट के अंदर इंटरेस्टेड हों। इसी तरह ये भी ज़रूरी नहीं है कि कॉज ऑफ एक्शन भी सबके अगेंस्ट सेम हो। यही बातें प्लेंटिफ्स के हवाले से भी आपने पढ़ी थी। तो ये दोनों बातें आप जहन में रखें। ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि तमाम के तमाम को डिफेंडेंट्स पूरे के पूरे सूट के अंदर इंटरेस्टेड हों, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर एक के अगेंस्ट कॉज ऑफ एक्शन भी सेम हो। लेकिन क्या चीज़ ज़रूरी है कि कॉज ऑफ एक्शन होना ज़रूर चाहिए हर एक के खिलाफ। ठीक है, बिकॉज अगर किसी के अगेंस्ट आपका कॉज ऑफ एक्शन नहीं होगा, सूट बनता ही नहीं होगा, तो फिर तो उसको आप डिफेंडेंट नहीं बना सकते। ठीक है, क्या बात बताई मैंने कि कॉज ऑफ एक्शन हर एक के अगेंस्ट होना ज़रूरी है। आप जो रिलीफ मांगते हो, जो प्लेंटिफ रिलीफ मांगते हैं को डिफेंडेंट से, ये भी ज़रूरी नहीं है कि तमाम के तमाम डिफेंडेंट से एक सिंगल रिलीफ क्लेम किया जा रहा हो। अगर फॉर एग्जांपल किसी सूट के अंदर 2 या 4 डिफेंडेंट्स हैं तो मे बी एक से आप कोई रिलीफ मांग रहे हो और दूसरे से आप कुछ और रिलीफ क्लेम करना चाह रहे हो। ठीक है, ठीक है, तो प्लेंटिफ एक सूट के अंदर उन तमाम लोगों को डिफेंडेंट बना सकता है जिनके अगेंस्ट कोई भी राइट टू रिलीफ मौजूद है। लेकिन क्या चीज़ ज़रूरी है, कंडीशंस फुलफिल होनी ज़रूरी है। सेम वही 2 कंडीशंस है जो आपने रूल नंबर 1 के अंदर पढ़ी थी, वैसी ही कंडीशंस रूल नंबर 3 के अंदर भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेन बातें अभी मैंने आपको बताई इनको दोबारा से समझ लें। पहली बात तो क्या है कि ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि जो तमाम को डिफेंडेंट्स हैं वो पूरे के पूरे सूट में इंटरेस्टेड हों। ये भी ज़रूरी नहीं है कि कॉज ऑफ एक्शन सबके खिलाफ एक जैसा हो, लेकिन कॉज ऑफ एक्शन मौजूद होना चाहिए। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि तमाम के अगेंस्ट आप एक ही रिलीफ क्लेम करो। 2 डिफेंडेंट्स अगर फॉर एग्जांपल एक सूट के अंदर है तो दोनों से अलग अलग रिलीफ क्लेम किए जा रहे हैं तो इट इज़ पॉसिबल। ठीक है,
फिर उसके बाद हम कंडीशंस देखते हैं, कौन सी कंडीशंस फुलफिल होनी ज़रूरी है फॉर द पर्पस ऑफ जॉइंडर ऑफ डिफेंडेंट। तो सेम वही कंडीशंस हैं, सेम वही दोनों कंडीशंस हैं जो कि रूल नंबर 1 के अंदर मौजूद है रिगार्डिंग जॉइंडर ऑफ प्लेंटिफ। फर्स्ट कंडीशन क्या है, सच राइट अराइजेज इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम एक्ट और ट्रांजेक्शन और सीरीज ऑफ एक्ट और ट्रांजेक्शन। और सेकंड कंडीशन क्या है, इफ सेपरेट सूट्स वर इनिशिएटेड अगेंस्ट सच पर्सन एनी कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट वुड अराइज। पिछले लेक्चर के अंदर इन दोनों को, स्पेशली जो फर्स्ट इसकी कंडीशन, इसको इन डिटेल डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो क्या चीज़ ज़रूरी है कि वो जो तमाम डिफेंडेंट्स हैं जिनको आप को डिफेंडेंट बनाना चाह रहे हो, उनके अगेंस्ट जो आपका रिलीफ बनता है वो किसी एक ही वजह से बनता हो, किसी एक ही एक्ट या किसी एक ही किस्म की ट्रांजैक्शन की वजह से वजूद में आया है, या फिर डिफरेंट एक्ट्स हैं और डिफरेंट ट्रांजैक्शंस हैं लेकिन दे आर कनेक्टेड टुगेदर, दे आर लिंक्ड टुगेदर एज दे आर फॉर्मिंग सीरीज़। तो उनकी एक सीरीज़ बन रही है, सीरीज़ ऑफ डिफरेंट एक्ट्स और ट्रांजैक्शंस। तब भी आप क्या कर सकते हो कि आप सेवरल पर्सनस को एज अ को डिफेंडेंट एक ही सूट के अंदर आप उनको को डिफेंडेंट बना सकते हो। ठीक है, सेम एक्ट और ट्रांजैक्शन में क्या एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक शख्स कॉन्ट्रैक्ट करता है दो लोगों के साथ और बाद में वो जो दो लोग हैं वो उस कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच कर देते हैं। तो यहाँ पर वो जो दोनों लोग हैं उनके खिलाफ जो राइट टू रिलीफ है एक ही वजह से पैदा हो रहा है, बिकॉज ऑफ द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो सेम एक्ट और ट्रांजैक्शन की वजह से राइट पैदा होता है, तब भी सेवरल पर्सन को को डिफेंडेंट बनाया जा सकता है, या फिर डिफरेंट एक्ट और डिफरेंट ट्रांजैक्शन हो लेकिन उनकी सीरीज बन रही हो तब भी को डिफेंडेंट्स बनाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, सूट टू चैलेंज एन ऑर्डर अंडर विच सेवरल पर्सन्स असर्ट अ क्लेम। कोई ऐसा सूट हो जिसमें आप कोर्ट के किसी ऑर्डर को चैलेंज कर रहे हो, ऐसा ऑर्डर जिसमें कई सारे लोग जो थे प्लेंटिफ बने हुए थे और उसमें वो कोई क्लेम कर रहे थे, तो यहाँ पर सेवरल पर्सन्स हैं। अब जब आप सूट फाइल करोगे सूट टू चैलेंज सच ऑर्डर, तो वहाँ पर ये सारे जो लोग हैं इनको आपने क्या बनाया यहाँ पर, डिफेंडेंट्स। ठीक है, इसी तरह दूसरी एग्जांपल हमारे पास क्या है, सूट फॉर द रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी अगेंस्ट सेवरल पर्सन्स हु आर रजिस्टरिंग द क्लेम ऑफ द प्लेंटिफ। आप प्रॉपर्टी रिकवर करना चाह रहे हो और आप ये सूट फाइल करते हो कई लोगों के खिलाफ जो कि आपके क्लेम को रजिस्ट कर रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आपको डिस्पोजिस किया हुआ है और आपकी पोजीशन रिकवर नहीं करने दे रहे, तो इन तमाम लोगों को जो आपको रजिस्ट कर रहे हैं, इन तमाम लोगों को आप को डिफेंडेंट्स बना सकते हो। ठीक है, तो क्या चीज़ ज़रूरी है, पहली कंडीशन क्या है कि जो राइट टू रिलीफ है तमाम लोगों के खिलाफ वो किसी एक ही एक्ट या एक ही ट्रांजैक्शन की वजह से वजूद में आता हो, या फिर डिफरेंट एक्ट और डिफरेंट ट्रांजैक्शंस हो लेकिन उनकी सीरीज़ हो, तो फिर आप उन तमाम लोगों को को डिफेंडेंट्स बना सकते हो इन वन सूट। ठीक है, और दूसरी बात क्या है, इफ़ सेपरेट सूट्स वर इनिशिएटेड, कि अगर आप उन तमाम लोगों के खिलाफ सेपरेट सूट्स लेकर आते हो तो फिर क्या होगा, एनी कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट वुड अराइज, कि उन सेपरेट सूट्स के अंदर कुछ क्वेश्चन ऑफ लॉ और कुछ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट जो हैं सिमिलर हो सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर समझ लें कि ऐसा नहीं है कि सेपरेट अगर सूट्स लाए जाएँ तो उनके अंदर तमाम के तमाम फैक्ट्स सेम होने चाहिए। नो, इवन अगर कोई एक फैक्ट भी सिमिलर होता है, एक क्वेश्चन ऑफ लॉ भी सिमिलर होता है जो कोर्ट ने डिटरमिन करना है, तो एक सूट फाइल किया जा सकता है। ठीक है, तो क्या चीज़ है कि अगर उन तमाम लोगों के खिलाफ अगर अलग सूट्स फाइल किए जाएँ, सेपरेट सूट फाइल किए जाएँ, तो उन तमाम के अंदर कोई ना कोई सेम क्वेश्चन ऑफ लॉ या फैक्ट होगा जो कि कोर्ट को, यानी कि मैटर कुछ ना कुछ उसमें सेम होगा जो कि कोर्ट ने डिटरमिन करना है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इन डिटेल समझना हो तो पिछले लेक्चर को देख लें। ठीक है, और एक और चीज़ यहाँ पर आपने समझनी है डिफेंडेंट्स के लिहाज से, क्या चीज़ ज़रूरी है कि आप सिर्फ उन लोगों को एक सूट के अंदर को डिफेंडेंट्स बना सकते हो जिनके ऊपर कोर्ट का जुरिस्डिक्शन होगा लाजमी तब। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर आपने लाजमी समझनी है। ऐसे लोगों को आप को डिफेंडेंट्स नहीं बना सकते कि अगर वो पर्सन ऐसा है कि जिसके ऊपर एज़ पर सेक्शन 19 और 20 कोर्ट का जुरिस्डिक्शन अगर नहीं है। जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट को इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं, पिछले लेक्चर्स मौजूद हैं जहाँ पर सेक्शन 19-20 को डिस्कस किया। दे आर रिगार्डिंग जुरिस्डिक्शन ओवर डिफेंडेंट। ठीक है, तो वहाँ पर कंडीशंस बताए हैं कब कोर्ट का डिफेंडेंट के ऊपर जुरिस्डिक्शन होता है। तो क्या चीज़ ज़रूरी है कि आप सिर्फ ऐसे लोगों को एक सूट के अंदर को डिफेंडेंट बना सकते हो कि आप जिस कोर्ट के अंदर वो सूट फाइल कर रहे हो उस कोर्ट का उन पर्सन्स के ऊपर जुरिस्डिक्शन लाजमी होना चाहिए। ठीक है, तो कोर्ट शुड हैव जुरिस्डिक्शन ओवर ईच डिफेंडेंट, हर को डिफेंडेंट के ऊपर कोर्ट का जुरिस्डिक्शन होना चाहिए। ठीक, फिर इसके बाद राइट टू रिलीफ डिस्कस कर लेते हैं कि किन किन लोगों को को डिफेंडेंट्स बना सकते हैं। इसके हवाले से और बातें क्या आपने समझनी है कि आप किन किन लोगों को सिर्फ को डिफेंडेंट बना सकते हो कि जिनके अगेंस्ट आप कोई राइट क्लेम कर रहे हो, राइट टू रिलीफ एग्जिस्ट करता है, और इसके अलावा
उन लोगों को भी को डिफेंडेंट बनाया जा सकता है कि जिनका उस सूट के अंदर उनकी प्रेजेंस होनी ज़रूरी है ताकि आपका जो रिलीफ है वो मुकम्मल और मौसर हो सके। ठीक है, तो ऐसे लोगों को भी को डिफेंडेंट बनाया जा सकता है। और इसके अलावा जैसे आपने पिछले लेक्चर के अंदर भी पढ़ा था कि जो लोग ज्वाइंटली कोई राइट रखते हैं तो उनमें से अगर कोई को प्लेंटिफ नहीं बनना चाहता तो फिर क्या कर सकते हैं, बाकी प्लेंटिफ जो हैं वो उसे एज ए डिफेंडेंट बना सकते हैं। ठीक है, तो जो शख्स किसी राइट के इंटाइटल्ड है ज्वाइंटली, लेकिन अगर वो प्लेंटिफ नहीं बनता तो उसे भी को डिफेंडेंट दूसरे डिफेंडेंट्स के साथ मिलाकर कोर्ट जिनके खिलाफ आप सूट फाइल करो उनके साथ उसको भी मिला के को डिफेंडेंट बनाया जा सकता है। ठीक है, तो वो लोग जिनके अगेंस्ट आप राइट टू रिलीफ क्लेम कर रहे हो वो भी, और इसके अलावा जिनका उस सूट के अंदर मौजूद होना ज़रूरी है उनको भी डिफेंडेंट बनाया जा सकता है। और इसके अलावा जो कि ज्वाइंटली प्लेंटिफ के साथ इंटाइटल्ड हों लेकिन रिलीफ क्लेम ना करना चाह रहे हों तो प्लेंटिफ उन्हें भी को डिफेंडेंट बना सकता है। ठीक है, फिर यहाँ पर भी क्या है, सेम जैसे रूल नंबर 1 के अंदर था कि कोई राइट टू रिलीफ अगर प्लेंटिफ्स का जॉइंटली बनता है, सेवरली बनता है या अल्टरनेट बनता है, इसी तरह अब यहाँ पर इसके उलट क्या है, लाइबिलिटी अब यहाँ पर है कि जो डिफेंडेंट्स हैं वो जॉइंटली भी लायबल हो सकते हैं, सेवरली भी लायबल हो सकते हैं और इन अल्टरनेट भी लायबल हो सकते हैं। तीनों को डिस्कस करते हैं। व्हेन डिफेंडेंट्स आर जॉइंटली लायबल कि तब कि जब तमाम की लाइबिलिटी सेम हो, एक ही चीज़ के वो जवाबदेह हों। तो जब कोई डिफेंडेंट्स जॉइंटली लायबल हैं और कंडीशंस फुलफिल होती हैं सारी, तो दे कैन जॉइन वन सूट। आप एक सूट के अंदर उन्हें को डिफेंडेंट्स बना सकते हो। फॉर एग्जांपल वही बात है, एक कॉन्ट्रैक्ट अगर उसने किया है XYZ 3 लोगों के साथ अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट किया तो अगर ब्रीच होता है, यहाँ पर XYZ के हैं ज्वाइंटली लायबल हैं, तो ये इन तीनों को को डिफेंडेंट एक सूट के अंदर बना सकता है। ठीक है, दूसरी बात क्या है, व्हेन डिफेंडेंट्स आर सेवरली लायबल। सेवरली लायबिलिटी का क्या मतलब है, यानी कि अलग अलग लायबल हैं, हर एक की लायबिलिटी अगर अलग है। ठीक है, तो जब अगर डिफेंडेंट सेवरली लायबल हों लेकिन वही दोनों कंडीशंस फुलफिल होती हों, राइट अराइज ऑफ सेम एक्ट और ट्रांजेक्शन, और दूसरा क्या है, सेपरेट सूट्स फाइल्ड। इफ सेपरेट सूट्स वर फाइल्ड कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ फैक्ट और अराइज। तो फिर आप क्या कर सकते हो, जो सेवरली लायबल भी हैं यानी कि जिनकी लायबिलिटी अलग अलग भी है, तब भी आप उनको एक सूट के अंदर ला सकते हो, एक सूट के अंदर को डिफेंडेंट्स बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल दोबारा वही एग्जाम्पल है कि अगर आपने प्रॉपर्टी की पोजीशन को रिकवर करना है तो यहाँ पर वो तमाम लोग जो कि आपके क्लेम को रजिस्ट करते हैं आप उन्हें को डिफेंडेंट बना सकते हो। उसने फॉर एग्जांपल अगर कोई डिफेंडेंट इस तरह का है जिसने आपको डिस्पोजेस किया, उससे आपने पोजीशन रिकवर करने, किसी से डैमेजेस रिकवर करने, तो सब के खिलाफ जो है आपका जो क्लेम है, जो आपका रिलीफ है वो चेंज हो सकता है, मुख्तलिफ हो सकता है। ठीक है, तो डिफेंडेंट्स जॉइंटली अगर लायबल होंगे तब भी को डिफेंडेंट्स बन सकते हैं, इवन अगर सेवरली लायबल होंगे लेकिन दोनों कंडीशंस फुलफिल होती हैं और कोर्ट का जुरिस्डिक्शन भी है तो आप उन्हें एक सूट के अंदर ला सकते हो। ठीक, इसके बाद थर्ड क्या है, व्हेन डिफेंडेंट आर लायबल इन द अल्टरनेट, कि जब इन अल्टरनेट डिफेंडेंट्स लायबल हों। किस तरह, फॉर एग्जाम्पल कि जब एक जो प्लेंटिफ है उसे कोई डाउट हो कि 2 या 4 लोगों में से या 2 में से कौन सा ऐसा शख्स है जिसके खिलाफ उसका राइट टू रिलीफ बनता है, तो फिर वो क्या करेगा, वो सूट फाइल करके उन तमाम को को डिफेंडेंट्स बना सकता है। और उसमें क्या होता है फिर अल्टरनेट रिलीफ, यानी कि अगर ये पर्सन लायबल नहीं है तो ये दूसरा, तो कि इन दोनों में से जो भी लायबल है उसके खिलाफ उसे रिलीफ दिया जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सूट अगेंस्ट 2 सेट्स ऑफ डिफेंडेंट क्लेमिंग रेंट फ्रॉम ईदर ऑफ देम। 2 के खिलाफ प्लेंटिफ सूट फाइल करता है, अब वो कंफ्यूज है रेंट एक से लेना है या दूसरे से लेना है, तो वो दोनों को एक सूट के अंदर डाल देता है। लेकिन ज़रूरी क्या चीज़ है, कंडीशंस फुलफिल होनी ज़रूरी हैं। आप एक ऐसे पर्सन को भी को डिफेंडेंट बना सकते हो जिसके खिलाफ आपको अभी डाउट है, कंडीशंस अगर फुलफिल हैं तब आप ऐसे लोगों को को डिफेंडेंट्स बना सकते हो। लेकिन अगर आपको सिर्फ डाउट है कि इनमें से किसके खिलाफ आप रिलीफ ले सकते हो तब की बात हो रही है। ठीक है, तो डिफेंडेंट्स की अगर लायबिलिटी, तमाम डिफेंडेंट्स की लायबिलिटी अगर सेम हो तब भी एक सूट के अंदर आ सकते हैं, तमाम डिफेंडेंट्स की लायबिलिटी अगर अलग अलग हो तब भी आ सकती है। और जब अगर ये डाउट हो कि कौन सा डिफेंडेंट या किस पर्सन से आपने रिलीफ लेना है, कौन लायबल है, तो आप उन जिनके हवाले से कंफ्यूज हो, जिनके हवाले से आपको डाउट है, उन तमाम को आप एज अ को डिफेंडेंट ऐड कर सकते हो, प्रोवाइडेड कंडीशंस फुलफिल्ड। ठीक है, यहाँ तक रूल नंबर 3 की डिस्कशन खत्म। फिर इसके बाद एक और चीज़ यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं रूल नंबर 2 के हवाले से। रूल नंबर 2 में आपने क्या पढ़ा था कि कोर्ट सेपरेट ट्रायल्स को ऑर्डर कर सकता है कि अगर कोर्ट को लगता है कि किसी ज्वेंडर की वजह से सूट का जो ट्रायल है उसमें कोई डिले होता है तो कोर्ट क्या कर सकता है, मे पुट द प्लेंटिफ्स टू इलेक्शन, कि वो तमाम प्लेंटिफ्स जो हैं वो किसी एक या 2 प्लेंटिफ्स को सिलेक्ट कर लें तो फिर वो प्रोसीडिंग्स चलाएं। या फिर कोर्ट क्या कर सकता है, सेपरेट ट्रायल्स को ऑर्डर कर सकता है, या फिर कोर्ट कोई भी ऑर्डर कर सकता है जो भी उस सूट के लिहाज से अप्रोप्रिएट हो। तो वो जो रूल है रूल नंबर 2, वो रूल नंबर 3 के ऊपर भी अप्लाई होता है। तो यहाँ पर भी अगर कोर्ट को लगता है कि डिफेंडेंट्स के ज्वाइंडर से अगर प्रोसीडिंग्स डिले होती हैं तो यहाँ पर भी सेम उसी तरह के ऑर्डर्स हो सकते हैं जो कि रूल नंबर 2 के हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 4 को हम बाद में डिस्कस करेंगे, रूल नंबर 5 को पहले देखते हैं। ठीक है, तो रूल नंबर 5 क्या कहता है, डिफेंडेंट नीड नॉट टू बी इंटरेस्टेड इन ऑल द रिलीफ क्लेम। ये बात अभी मैंने आपको शुरू में भी जब बताया तो वहाँ पर मैंने आपको इसकी
की पॉइंट्स के अंदर मैंने आपको बताया, वहाँ पर मैंने क्या बताया था कि डिफेंडेंट नीड नॉट टू बी इंटरेस्टेड इन ऑल द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट। तो यहाँ पर भी वही बात है, ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि तमाम डिफेंडेंट्स से सेम ही रिलीफ मांगा जा रहा हो और तमाम के तमाम डिफेंडेंट्स इक्वली तमाम रिलीफ के अंदर लायबल हों। ठीक है, बैरा की लैंग्वेज क्या है, शेल नॉट बी नेसेसरी डेट एवरी डिफेंडेंट शेल बी इंटरेस्टेड एज टू ऑल द रिलीफ क्लेम्ड इन एनी सूट अगेंस्ट हिम, कि तमाम के तमाम डिफेंडेंट्स का पूरे के पूरे सूट में इंटरेस्टेड होना, यानी कि पूरे रिलीफ के अंदर इंटरेस्टेड होना ज़रूरी नहीं है। हर एक की जो लायबिलिटी है वो डिफरेंट हो सकती है। सिंपल लैंग्वेज में क्या है, ऑल द डिफेंडेंट्स नीड नॉट टू बी इक्वली इंटरेस्टेड इन ऑल द रिलीफ क्लेम। प्लेंटिफ उस सूट के अंदर जितने रिलीव्स मांगता है तो ज़रूरी नहीं है कि तमाम डिफेंडेंट्स उसके अंदर इक्वली लायबल हों। जब जॉइंटली लायबल होंगे तो फिर ज़ाहिर सभी होते हैं, लेकिन जब सेवरली लायबल होते हैं, जब अल्टरनेट लायबिलिटी होती है तो फिर ऐसा ही है। ठीक है, तो रूल नंबर 5 आपको क्या कहता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि तमाम के तमाम प्लेंटिफ्स एक ही रिलीफ के अंदर इक्वली लायबल हों। ठीक, फिर इसके बाद है हमारे पास रूल नंबर 4। ये किस हवाले से है, कोर्ट में गिव जजमेंट फॉर और अगेंस्ट वन और मोर ऑफ जॉइंट पार्टीज़। ये रूल क्या कहता है कि जब जॉइंडर ऑफ प्लेंटिफ होता है, यानी दो या दो से ज़्यादा लोग जब प्लेंटिफ्स बन जाते हैं, को प्लेंटिफ्स बनते हैं, या दो या दो से ज़्यादा लोग को डिफेंडेंट्स बन जाते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि जितने लोग भी अपनी मर्ज़ी से को प्लेंटिफ्स बन गए हैं तो कोर्ट उन सब के ही हक़ में लाजमी फ़ैसला देगा, उन सब के हक़ में जजमेंट दी जाएगी। और इसी तरह जब बहुत सारे लोगों को आप डिफेंडेंट बना देते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो तमाम के तमाम ही लायबल होंगे। ठीक है, तो अगर किसी एक सूट के अंदर दो या दो से ज़्यादा प्लेंटिफ्स हैं और अगर कोर्ट को लगता है कि एक का राइट बनता है दूसरे का राइट नहीं बनता, तो जिसका राइट बनता है उसकी फेवर में कोर्ट जजमेंट दे देगा। ठीक है, इसी तरह अगर कोर्ट को लगता है कि दो या दो से ज़्यादा डिफेंडेंट्स हैं लेकिन कोई एक या दो ऐसे डिफेंडेंट्स हैं जिनके अगेंस्ट कोई क्लेम नहीं बनता, तो वो अल्टीमेटली लायबल नहीं होंगे, कोर्ट उनके अगेंस्ट जजमेंट नहीं देगा। ठीक है, तो बैर एक्ट की लैंग्वेज क्या है, रूल नंबर 4 की, जजमेंट में भी गिवन विदाउट एनी अमेंडमेंट। अमेंडमेंट किसकी, यानी कि प्लेंट के अंदर कोई अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि प्लेंट के अंदर ही प्लेंटिफ्स और डिफेंडेंट्स की डिटेल लिखी होती है, प्लेंटिफ्स कितने हैं, डिफेंडेंट्स कितने हैं। तो रूल नंबर 4 क्या कहता है कि प्लेंट के अंदर किसी अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं होगी जब कोर्ट जजमेंट देगा। इसका क्लॉज ए क्या कहता है, फॉर सच वन और मोर ऑफ द प्लेंटिफ्स एज में बी फाउंड टू बी इंटाइटल्ड टू रिलीफ फॉर सच रिलीफ एज ही और दे मे बी इंटाइटल्ड टू, कि जब दो या दो से ज़्यादा लोग प्लेंटिफ्स बने हुए हैं तो अगर कोर्ट को लगता है कि इनमें से कोई इंटाइटल्ड नहीं है, तो जो इंटाइटल्ड हैं कोर्ट उनको रिलीफ ग्रांट करेगा। और इसके लिए प्लेंट के अंदर किसी अमेंडमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि जो अगर कोर्ट को लगता है इंटाइटल्ड नहीं है तो उनके नाम रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है। और क्लॉज बी किसके हवाले से है, डिफेंडेंट्स के हवाले से, अगेंस्ट सच वन और मोर ऑफ द डिफेंडेंट्स एज में बी फाउंड लायबल अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पेक्टिव लायबिलिटीज़। और कोर्ट प्लेंट के अमेंडमेंट के बगैर ही सिर्फ उन डिफेंडेंट्स के खिलाफ जजमेंट दे सकते हैं जो कि लायबल होंगे, जो लायबल नहीं है उनके अगेंस्ट जजमेंट नहीं आएगी। ठीक है, तो इसको आप सिंपल लैंग्वेज में देखते हैं। क्लॉज ए को आप किसके साथ रीड करो, रूल नंबर 1 के साथ, जॉइंडर ऑफ प्लेंटिफ्स के साथ। रूल नंबर 1 जॉइंडर ऑफ प्लेंटिफ्स की बात करता है, जितने लोग भी प्लेंटिफ्स बनते हैं जिनका राइट टू रिलीफ बनता है एज पर रूल नंबर 4 कोर्ट उनकी फेवर में जजमेंट देगा। और जो क्लॉज बी इसे आप रूल नंबर 3 के साथ पढ़ोगे जो कि जॉइंडर ऑफ डिफेंडेंट्स के साथ है। तो जो डिफेंडेंट्स लायबल होंगे और सिर्फ उन डिफेंडेंट्स के अकॉर्डिंग, सिर्फ उन डिफेंडेंट्स के हवाले से कोर्ट जजमेंट देगा एज पर रूल नंबर 4, और इसके लिए प्लेंट के अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो जितने प्लेंटिफ्स इंटाइटल्ड हैं कोर्ट उनकी फेवर में जजमेंट देगा, और जितने डिफेंडेंट्स लायबल हैं सिर्फ कोर्ट उनके अगेंस्ट जजमेंट देगा। और इस तमाम के लिए प्लेंट से दूसरे को प्लेंटिफ्स को डिफेंडेंट्स के नामों को रिमूव करने की ज़रूरत नहीं होगी एज पर रूल नंबर 4। ठीक है, होप्स यहाँ तक आपको ये तीनों रूल समझ में आ गए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।